तो जेनोफनीस के बाद जो अगला फिलोसोफर है जिससे कि हम मानते हैं तुम्हारा ये इलिय संप्रदाय की शुरुआत होती है, दैट वाज पार्मेनाइडिस। पार्मेनाइडिस वो फिलोसोफर था जो सुकरात का समकालीन था। सुकरात का भी समकालीन था और प्लेटो का भी समकालीन, सॉरी सुकरात का समकालीन था, प्लेटो का नहीं। प्लेटो का जो समकालीन था उसका गुरु था, ठीक है। जेनो का गुरु जेनोफेनिक्स, चलिए पार्मेनाइडिस। पार्मेनाइडिस एक ऐसी फिलोसफी लेके आता है ग्रीक में। शंकर का अद्वैत दर्शन आपने इंडियन फिलोसफी में पढ़ा होगा, वो पार्मेनाइडिस से मैच करता है। पार्मेनाइडिस के अनुसार इस जगत में जो कि वो बिल्कुल अपोजिट चला जाता है हेराक्लाइटिस के और उसके क्या नाम था अपने ये पढ़ के जो हम आए हैं जेनोफिनिस के, कि आप अगर जगत में गति मानोगे, परिवर्तन मानो। देखो जो गति कहा जा रहा है यहाँ पे, तो गति से तात्पर्य कुल इतना नहीं है जो मोशन। गति का मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट इज चेंज, वो सब कुछ जो परिवर्तन का रूप है, वही गति। क्योंकि थोड़ा सा भी परिवर्तन, थोड़ा सा भी मूवमेंट बिना गति के नहीं हो सकता। तो गति का माइन्यूट जो लेवल है, गति का बहुत सूक्ष्म स्तर पे जो गति का स्तर है, वो गति से तात्पर्य कुल है थोड़ा सा भी चेंजेबिलिटी, थोड़ा सा भी डायनामिक होना, गति है, ठीक है। बीज का पड़े पड़े सड़ जाना भी गति है, बीज में पड़े पड़े अंकुरित हो जाना भी गति। गति थोड़ा सा भी चेंज इस जगत में रत्ती भर, अंश भर भी चेंज ना आए तो गति नहीं है। अगर अंश भर भी चेंज है तो गति। तो सबसे बड़ा चैलेंज उस फिलोसफी के सामने जो एक ईश्वर की सत्ता, एक मोनिज्म में विश्वास करेगा, तो उसी से जगत उत्पन्न होता है, वही जगत है। जगत का उत्पन्न होना भ्रम मात्र है, क्योंकि वो जो मूल तत्व है वो चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शाश्वत है। उसका जन्म नहीं होता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होती, और जब जन्म और मृत्यु नहीं है तो परिवर्तन भी उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि परिवर्तन मृत्यु की तरफ लेके जाए। परिवर्तन आपको एजिड करे, परिवर्तन में जरा मरण का गुण होगा ये। तो परिवर्तन रत्ती भर नहीं हो सकता। तो जो जितना भी दिखाई दे रहा है वो परिवर्तन नहीं, वो भ्रम है। क्योंकि अगर हम कुछ मूल तत्व मानेंगे तो हमें मूल तत्व वो मानना पड़ेगा जो परिवर्तनशील, क्योंकि परिवर्तनशील को अगर हमने ये मान लिया कि मूल तत्व भी है परिवर्तनशील भी है, तो मूल तत्व कैसे हुआ भाई? फिर मूल तत्व है ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन का तो कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती और परिवर्तन का कोई अंत भी नहीं हो सकता। फिर आप मूल तत्व मान ही नहीं सकते। तो मूल तत्व अगर आपने मानना है तो वो मानना पड़ेगा जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें गति नहीं। गति होते ही चीज जो है वो मूल सत्ता पे नहीं डाल सकते। तो उनका पूरा पूरा कहना था पार्मेनाइडिस का। पार्मेनाइडिस जब एक बहुत अच्छा शिक्षक, बहुत एजिड था उस समय, सोक्रेटिस, सुकरात बहुत यंग था, और सुकरात उसके सामने एक शिष्य की तरह पढ़ता। तो पार्मेनाइडिस का कहने का मतलब ये जगत में एक ही सत्ता है, एक ही ईश्वर है, एक ही तत्व है। वही तत्व इस जगत के रूप में स्पष्ट और प्रकट होता है, लेकिन ये प्रकट होना सिर्फ हमारा भ्रम है। वास्तव में वो ना परिवर्तित होता है ना बदलता है, वो एक जैसा रहता है। वो हमें दिखाई देता है प्रकट होना, इसलिए गति जो है वो भ्रम है, गति हो ही नहीं सकती। तो उनका पूरा पूरा मोटो यही था कि गति को किस तरह से असिद्ध किया जाए, क्योंकि गति सिद्ध नहीं होगी तो ऑटोमेटिक जगत जो है वो एक एक तत्व सिद्ध हो जाएगी जो सदा एक जैसा रहेगा। फिर गति भ्रम हो जाएगी। और भ्रम को किस तरह से सिद्ध करेंगे? कि गति को अगति सिद्ध कर दो, अपने आप पता लोगों को स्पष्ट हो जाएगा कि जो गति हम देख रहे हैं वो ब्रह्मात्मक है, गति है ही नहीं। गति ही नहीं है तो परिवर्तन, फिर जगत शाश्वत है, एक जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। दैट इज फ्रीजिंग है, जमा हुआ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नहीं कहेंगे उसको, कहेंगे स्टैटिक। एक कंडीशन में सर्वदा अनादि अनंत तक बने रहे। मतलब जगत ऐसे है जैसे ये
मोबाइल है या एक लड्डू मैं आपको दूं, जो लड्डू कभी, जिसकी कभी उत्पत्ति ही नहीं, वो सदा से है। तो जिसकी कुछ उत्पत्ति नहीं है तो खत्म करो, वो लड्डू सदा एक जैसा बन गया, वो ना कभी बदलेगा, ना कभी छूटेगा, ना टूटेगा, कुछ नहीं होगा, उसको चेंज नहीं। तो यही मानना था पार्मेनिdes। उन्होंने हेराक्लाइटस के क्षणिकवाद का खंडन किया, द्वंदात्मक विवेकवाद का जन्म दिया, जो कि बाद में हेगल के दर्शन का आधार बनता है। ये जो द्वंद दिखाई दे रहा है ना, सारा का सारा, इसको विवेक से समझो, ये द्वंद है ही नहीं। इंद्रियों व बुद्धि के मेल की स्थापना की, शुद्ध शुद्ध चित्त, शुद्ध सत्य चित्त भी, ठीक है। जो शुद्ध सत्य है, जो शुद्ध सत्ता है, वो चित्त समान है। चित्त मतलब चैतन्य स्वरूप है। तो हेगल, जो बात बहुत बाद में फिलोसोफर आया, हेगल की पूरी फिलोसफी पार्मेनाइड्स से निकली। उसके सारे फिलोसफी में पार्मेनाइड्स का पकड़। सत्य की उत्पत्ति असत्य से नहीं हो सकती, क्लियर बात है। अगर आप किसी चीज को सत्य मानते हैं, सत्ता मानते हैं, मूल तत्व मानते हैं, तो ये तो नहीं मानोगे उसकी उत्पत्ति असत्य से हुई, ठीक है। क्योंकि शून्य से शून्य पैदा हो सकता है, असत्य से असत्य पैदा होगा, असत्य से सत्य पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। सत्य की उत्पत्ति सत्य से ही होती है। यदि सत्य से माने जाए, यदि सत्य की उत्पत्ति है, हाँ, सत्य की उत्पत्ति सत्य से ही होती है, लेकिन यदि सत्य से माने जाए तो उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या है? दो कंडीशन है, सत्य की उत्पत्ति असत्य से नहीं हो सकती। कोडिंग ऑन कर लीजिएगा। सत्य की उत्पत्ति असत्य से नहीं हो सकती, क्योंकि असत्य से केवल असत्य ही उत्पन्न हो सकता है। तो सत्य तो सत्य सत्य ही उत्पन्न होगा। लेकिन अगर सत्य 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 ही है, तो फिर उत्पन्न होने का अर्थ ही क्या है? जब पहले से ही वो सत्य है, तो उत्पन्न करके कौन सा सत्य कर दे? तो उत्पन्न होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अतः सत्य न उत्पन्न होता है, न परिवर्तनशील है, बल्कि सदैव सत्य रहता है। अनेक दार्शनिक उन्हें विज्ञान द्वैतवादी, अनंत विज्ञान और अनंत जड़ का समन्वयक मानते हैं। विवेक विरुद्ध वस्तु भ्रम, जो भी वस्तु है वो विवेक के अंतर्गत है, विवेक से बाहर कुछ नहीं है। विवेक का यही सिद्धांत हेगल मानता है। विवेक, उसने असीम तत्व को, जो मूल तत्व है, उसको असीम विवेक माना, असीम चैतन्य माना, बुद्धि माना हूं, इसने भी वही। विवेक का विषय ही सत्य है। पार्मेनाइड्स ने हेराक्लाइटस के इस विचार की आलोचना की कि सब कुछ परिवर्तनशील है, जो कुछ ज्ञानेंद्रियों का विषय है वो असत्य, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां खुद परिवर्तनशील है, क्योंकि वो भी तो इस भौतिक तत्व से ही बनी है। तो भौतिक सत्ता तो खुद परिवर्तनशील है। इसी तरह से ज्ञानेंद्रियां समाप्त होती है, उनके विषय भी समाप्त होते हैं, वो पैदा भी होते हैं। तो दैट मीन्स ये सत्य नहीं है, ठीक है। जो कुछ ज्ञानेंद्रियों का विषय है वो असत्य है। पार्मेनाइड्स की तुलना शंकर के अद्वैत दर्शन से की जा सकती है। जगत दो तत्वों का योग है, उष्ण और श्वेत का। पहला तत्व कौन सा है? उष्ण और श्वेत, यानी गर्मी और ठंडक, शीत और, दो तत्व हो गए, एक गर्मी और ठंडक, दो तत्वों के मिश्रण से सारा जगत बनता है। उष्ण जो है वो उजला भी, श्वेत भी है, ब्राइट भी है, और शीत जो है वो डार्क भी, काला नहीं कहेंगे, डार्क कहेंगे, अश्वेत कहेंगे। शरीर दूसरे तत्व से बना है तथा मस्तिष्क पहले तत्व से बना, ठीक है। शरीर किससे बना? शीत से बना है, मस्तिष्क उष्ण से बना। अब ये बड़ी कमाल की बात है, जितने भी ये ठंडे प्रदेशों के लोग थे, इन्होंने भौतिक तत्व जो है वो श्वेत को ही माना, क्योंकि वो उसी से डर गए। जहां पे जो संस्कृति रही है, ये चीजें रसेल ने अपनी किताब में बहुत अच्छे से की। जहां पे जो कल्चर हुआ है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग फिलोसफी बनी है, और वो कल्चर बना है वहां की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। जैसी वहां की परिस्थिति थी, वैसा ही कल्चर बनना चाहिए, और उसी से उनकी फिलोसफी बनती चली। सी तो पार्मेनाइड्स प्रत्ययवादी थे और या भौतिकवादी, तो ये विवेक का, ये विवाद का विषय। उन्हें प्रत्ययवादी भी नहीं मान सकते, भौतिकवादी भी नहीं मान सकते, तो भौतिक को भी उन्होंने अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे परिवर्तनशील माना, सत्य नहीं माना। उसका भी अस्तित्व उन्होंने उसी अनंत जो चैतन्य सत्ता थी, चेतना सत्ता थी, जो ब्रह्म सत्ता थी, उसके अंतर्गत थी। पार्मेनाइड्स के भौतिक दर्शन के आधार पर डेमोक्रिटस ने अपना अनुवाद का सिद्धांत स्थापित किया। इसी की फिजिकल भौतिक, ये इसका आधार भौतिक है। अब पार्मेनाइड्स पे अगर डेमोक्रिटस अपनी फिलोसफी ला रहा है, तो डेमोक्रिटस की फिलोसफी तो पूरी पूरी भौतिक फिलोसफी है। वहां तो भौतिक अणु ही है सब कुछ, ईश्वर की सत्ता ही खत्म कर देते हैं।
तो यहाँ पे समस्या ये क्या, अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि पार्मेनाइडिस तो अनंत ईश्वर को मान ले रहा है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिस अपना आधार पार्मेनाइडिस में मानते हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि पार्मेनाइडिस ने भौतिक तत्व का स्वीकार तो नहीं किया, उसने उस परम सत्य को भौतिक भी माना, वो चेतना भी माना, चित्त भी माना, स्वीकार करने वाला तो था। इसके अलावा इसने गति को असिद्ध करने के लिए बहुत से तर्क दिए थे, विश्व का उन्होंने तर्क दिया, स्पेस का उन्होंने तर्क दिया, जो कि हम आगे जैनों में क्लियर करें। ठीक है, जैनों के दर्शन में उन्हीं को हम रिपीट कर लें। अब हमारी शुरुआत होती है, हम दूसरे फिलोसोफर की बात करते हैं, मेलिसस। मेलिसस जो था ये क्या नाम है इसका, इलियाई संप्रदाय का लोग था। एक ल्यूसिफस हुआ, नाम कंफ्यूज कर गए मुझे, ये लूसीफस हुआ। वो लूसीफस जो है वो डेमोक्रिटस हुआ। ठीक है, सत्य भौतिक तत्व नहीं है। मेलिसस सेम वही फिलोसफी है, पार्मेनाइडिस से लेकर जैनों तक वही फिलोसफी चलती है। सत्य भौतिक तत्व नहीं है। इन्होंने पार्मेनाइडिस का जो भौतिक तत्व को स्वीकार करना था उसको नकार, क्योंकि भौतिक में परिवर्तनशीलता है, लेकिन पार्मेनाइडिस भौतिक तत्व को नकार नहीं सके, क्योंकि उन्होंने जगत को प्रत्यात्मक तो माना, समस्त जगत समस्त ज्ञान प्रत्ययों से होता है। और उनकी एक डिस्कशन है सोक्रेटिस के साथ। पार्मेनाइडिस नामक एक ग्रंथ लिखा है प्लेटो ने। उस पार्मेनाइडिस नामक ग्रंथ में पार्मेनाइडिस और सुकरात के बीच की चर्चा का कुछ अंश आपको अक्सर किताबों में देखने को मिल जाते हैं। उस अंश में डिस्कस होता है सुकरात से, कि सुकरात से पूछा जाता है पार्मेनाइडिस के द्वारा कि मुझे ये बताओ, क्या तुम ये मानते हो कि श्रेष्ठ जो चीजें होती हैं उनके भी प्रत्यय होते हैं? तो सुकरात कहता है हाँ, उनके प्रत्यय होते हैं। तो उससे पूछता है कि तो क्या तुम ये भी मानते हो कि जो निकृष्ट चीजें जैसे कीचड़ है, गंदगी है, उनके भी प्रत्यय होते हैं? तो सुकरात कहता है कि मुझे डाउट है, इन चीजों को स्वीकार करने में मुझे डाउट है, मेरे ख्याल से इनके प्रत्यय नहीं हो। तो पार्मेनाइडिस सुकरात से कहता है कि तुम्हारी बुद्धि अभी अपरिपक्व, इमेच्योर है। जब तुम्हारी बुद्धि मैच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी, तो दुनिया की जगत के तुच्छ और श्रेष्ठ चीजों में तुम फर्क करना छोड़ दोगे, और तुम्हें तुच्छ से तुच्छ चीजों पर भी प्रत्यय समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो प्रत्यय की तरफ जाना चाह रहा था, कहीं ना कहीं वो जगत को चेतना पे लाना चाह रहा था, लेकिन उसमें ये हिम्मत नहीं हुई कि वो भौतिक तत्व को डिनाई कर सके। लेकिन ये हिम्मत मेलिसस ने जुटाई, उसने सत्य को भौतिक तत्व नहीं माना। उसने कहा इन्होंने पार्मेनाइडिस के तत्वों को और पुष्ट किया, सत्य को शुद्ध चित्त बताया, सत्य शून्य आकाश कहीं नहीं, यानी ऐसा कोई दिक नहीं है स्पेस में, इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई जगह नहीं है जो खाली, क्योंकि खाली का मतलब वहां पे सत्य नहीं, और सत्य नहीं है तो फिर सत्य अधूरा हो जाए। इसलिए इस जगत में, इस ब्रह्मांड में कहीं कोई जगह स्पेस, कहीं कोई ब्लैंक नहीं है, वहां पर भी सत्य का अस्तित्व है। सत्य अनंत विज्ञान है, प्रत्यय है, सत्य इन्फिनाइट प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद आता है जेन। जेनो हुआ है पार्मेनाइडिस का परम शिष्य। तो यहाँ तक कहीं बता देते हैं कि पार्मेनाइडिस और जेनो के बीच में जो थे वो बाइसेक्सुअल रिलेशन था, और था या नहीं था who knows। लेकिन जेनो पार्मेनाइडिस को बहुत प्रेम करता है, आदर्श मानता है। वो उसने पार्मेनाइडिस के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए इतना दुस्साहस किया कि उसने ऐसे कुछ पैराडॉक्स ढूंढे, कुछ विप्रतिषेध ढूंढे। पैराडॉक्स का मतलब कुछ ऐसे विरोधाभास ढूंढे कि ये भी सत्य लगता है और ये भी सत्य लगता है, और दोनों ही सत्य नहीं लगते और दोनों ही सत्य लगते हैं। हम डिसाइड नहीं कर पाते, ये भी असत हो जाता है, ये भी असत हो जाता है, केवल संशयवाद बचा रहे, असत बचा रहे। तो उसने ऐसे कुछ पैराडॉक्स ढूंढे। ठीक है, जेनो और मेलिसिस दोनों पार्मेनाइडिस के शिष्य थे, जो जेनो द्वंद्व न्याय के आविष्कारक के रूप में विख्यात है। द्वंद्व न्याय, डायलैक्टिकल मेथड, डायलैक्टिकल मेथड, द्वंद्व न्याय के आविष्कारक। ठीक है, जो सोक्रेटिस में द्वंद्व विधि बनती है, डायलॉग मेथड बनता है, वो जेनो के द्वंद्व न्याय के ही इनपुट लिए हुए होता है। जेनो का द्वंद्व न्याय क्या कहता है? जेनो दो चीजों का विरोधाभास दिखा के स्थापना करने की जो कोशिश करते हैं सत्य, वो इस जगत में हर जगह विरोध ही विरोध दिखा, और इस जगत को असत बताने का काम है। तो इस विरोध को, द्वंद्व को सुकरात ने भी अपनाया, सुकरात के साथ हेगल ने भी अपनाया, हेगल के बाद मार्क्स ने भी अपनाया। तो ये पूरी एक मेथड के रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, डायलैक्टिकल मेथड। जो डायलैक्टिकल मेथड सुकरात से जेनो से शुरू होता है,
सुकरात से होते हुए हेगल के माध्यम से मार्क्स तक पहुंचते हैं। उसने कहा विविधता यानी डाइवर्सिटी, भिन्नता, ये सब के सब भ्रमपूर्ण है, मिथ्या है, माया है। वास्तविकता सिंगुलैरिटी, एक तत्व। और कमाल की बात है, आज का साइंस भी सिंगुलैरिटी को मानने के लिए मजबूर है। जब से ब्लैक होल का कंसेप्ट आया, ब्लैक होल क्या कहता है? ब्लैक होल कहता है किसी जगह की ग्रेविटी इस स्पेस में, इस ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पे सब कुछ उसके अंदर ही जा रहा है कि अंधे कुएं की तरह से, और कुछ भी उससे बाहर नहीं आ रहा। और उसकी ग्रेविटी इतना, उसका ग्रेविटी, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वहां पे दो चीज रह ही नहीं पा रहा। वहां पे ट्रिलियंस ऑफ टन फायर डाली जाए, आग डाली जाए, ट्रिलियंस ऑफ टन वाटर डाला जाए, दोनों एक दूसरे को खत्म करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन खत्म करेंगे तो कुछ ना कुछ बाहर तो आना चाहिए, वहां कुछ बाहर नहीं आता, वो दोनों भी उसमें जाके एक ही हो जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी मतलब एक तत्व को मानने के लिए साइंटिस्ट मजबूर है। उस ब्लैक होल में सारी चीजें एक हो जाती, जेनो ये जितनी भी विविधता है वो सब सब शून्य तथा रिक्त इसका अस्तित्व नहीं है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तर्क विप्रतिषेध, जब एक ही आधार से दो परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकलते हैं तो वो आधार गलत है। यही जेनो के पैराडॉक्स थे। इन पैराडॉक्स का हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, जिसमें पार्मेनाइड्स के जो हमने किस्सा छोड़ा है वो भी, उसको थोड़ी सी चीज भी आ जाएगी। पार्मेनाइड्स ने गति को असंभव माना, जो जेनो के माध्यम से हमें उसके पैराडॉक्स में दिखाएंगे। तो कहते हैं कि आप क्या मानते हैं, ये ब्रह्मांड लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट? आप कहो कि ब्रह्मांड लिमिटेड है, फाइनाइट है, तो हमारा प्रश्न ये होगा, ये फाइनाइट फाइनाइट जो ब्रह्मांड है ये किसके अंदर है? ब्रह्मांड तो सीमित हो गया। अब सीमित चीज को तो कुछ ऐसा चाहिए ना जो जिसमें वो समा सके, तो वो किस में समाया हो? तो आप कहोगे एक और स्पेस है उसमें समाया हुआ है, तो वो फाइनाइट है इनफाइनाइट है? फिर आप उसे फाइनाइट बताओगे तो हम पूछेंगे फिर आगे उसमें तो हम किसमें समाया हुआ है? इस तरह से बात के बाद जैसे एक बर्तन, किसी छोटा बर्तन किसी बड़े बर्तन में, वो बड़ा बर्तन किसी और बड़े बर्तन में, वो बड़ा बर्तन किसी और बड़े बर्तन में, वो बड़ा बर्तन किसी और बड़े बर्तन में, इस तरह से बड़ा बर्तन बड़े बर्तन के अंदर समाता चला जाएगा, इसका कोई अंत नहीं आएगा, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। और जब इनफाइनाइट आ गया तो गति कैसे हो सकती? चीजें इनफाइनाइट ही हो गई हैं, ठीक है, तो गति कैसे हो सकती है, कहाँ तक गति बढ़ जाए? तो गति तो इम्पॉसिबल है, कभी पूरी नहीं की जा सकती। अगर आप इस ब्रह्मांड को, मतलब इस जगत का स्वरूप जो होता है वो आप इनफाइनाइट मान लोगे, इस ब्रह्मांड को इनफाइनाइट मान लोगे, तो ऑटोमेटिक इनफाइनाइट की समस्या आती है। और जब इनफाइनाइट की समस्या आ जाती है तो प्रश्न ये उठता है कि जो मूल तत्व है उसका स्वरूप क्या है? आप कहोगे इनफाइनाइट भौतिक तत्व उसका स्वरूप है। तो इन्फिनिटी तो जो होती है वो इन्फिनिटी गति में है या स्थिति में है? इन्फिनिटी बढ़ती चली जा रही है। अगर इन्फिनिटी बढ़ती चली जा रही है तो इन्फिनिटी नहीं हुई, क्योंकि उसके बाहर कुछ ऐसा है जिसमें वो बढ़ रही है। अगर इन्फिनिटी पहले से स्टैटिक है फिर गति नहीं है, तो वो तो स्टैटिक हो गया। तो गति तो दोनों ही कंडीशन में नहीं है। दूसरा परमानेंट कहता है कि ये जो मूल तत्व है इसे आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक वस्तु को छोटे से छोटे में तोड़ा जा सकता है, और छोटी 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 चीजें मिलकर बड़ी बड़ी चीजें भी बन जाती हैं। तो ये जो जगत है ये क्या है? ये छोटी से छोटी चीज से बना है या बड़ी से बड़ी चीज से बना है? आप कहोगे दोनों से। एक ही समय में दोनों का अस्तित्व कैसे हो सकता है? एक ही चीज एक ही समय में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकती, या तो वो छोटी होगी या बड़ी होगी। तो आप दोनों विरोधों को मान के दोनों विरोधों को आप स्वीकार नहीं कर सकते। इससे सत्ता का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इससे भी आगे बढ़कर जैनों ने अपने पैराडॉक्स, शायद मैं तुमसे डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ ब्रीफली। तो जेनो खत्म हो जाएगा तो हम कल फिर डेमोक्रेटिस और उसको चर्चा कर लेंगे सोफिस्ट पे।
तो जेनो कहता है कि आप हमें ये बताइए कि आपको एक दूरी तय करनी है। ये दूरी आपको, ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपको तय करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो आप जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना चाह रहे हो तो ये जो दूरी है मान लो 100 मीटर। इस 100 मीटर की दूरी को तय करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी 50% दूरी तय करनी पड़ेगी, आपको 50 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। और 50 मीटर दूरी तय करने से पहले आपको उसकी आधी 25 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 25 मीटर दूरी तय करने से पहले आपको उसकी आधी 13 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। उससे आधी 6 मीटर, उससे आधी 3, फिर 1.5, फिर 0.75, फिर उससे भी नीचे आ जाओगे, फिर 35 या 36 पे आ जाओगे, फिर आप 0.18 पे आ जाओगे, फिर 0.9 पे आओगे, फिर उससे भी आधे 0.45 पे आओगे, फिर उससे भी आधे। इस तरह से जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। इन्फिनिटी है, कोई एंड ही नहीं आएगा। और जब कोई एंड ही नहीं आएगा तो आप सबसे पहले तो आप तो वेट कर रहे हो कि उसकी आधी दूरी तय करो। तो आधी दूरी का तो कोई एंड ही नहीं आ रहा, इन्फिनिटी है, तो आप चल ही नहीं पाओ। इसका मतलब गति स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को दूसरी तरह से रखता है। कैसे रखता है? वो कहता है कि एक्लिस है और एक टोटोइस है, कछुआ है। ठीक है। एक्लिस ग्रीक में सबसे, ओलंपिक में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक था। परिकल्पना थी या धावक था, उसको सबसे तेज धावक माना जाता है ग्रीक का ग्लोबल। तो एक्लिस जो है वो कछुए से रेस लगा है। और कछुआ क्योंकि धीरे दौड़ता है इसलिए हम कछुए को 100 मीटर का, मतलब हम अगर दोनों की रेस जो है 2 किलोमीटर की रखवाएंगे तो कछुए को हम बेनिफिट देंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है। उस कछुए को हम 100 मीटर आगे रखेंगे और एक्लिस को 100 मीटर पीछे रखेंगे। अब एक्लिस तो तेज धावक है, एक्लिस तो कछुए को तुरंत पार कर जाएगा, इसलिए कछुए को बेनिफिट, उसने उसको थोड़ा सा बेचारे को एडोन देने में क्या फायदा है। तो उसको हमने 100 मीटर आगे रखा। अब एक्लिस अगर कछुए को क्रॉस करेगा तो एक्लिस को एटलीस्ट कछुए को पार करने के लिए, कछुए को क्रॉस करने के लिए सबसे पहले वहां पहुंचना पड़ेगा जहां पे कछुआ इस समय है। और जैसे ही कछुआ वहां पे पहुंच, एक्लिस वहां पे पहुंचेगा जहां पे कछुआ वो है, चाहे उसे 1 ही सेकंड लगे इस दूरी में, उस दूरी में कछुआ एटलीस्ट थोड़ा सा तो बढ़ेगा। चाहे वो 1 इंच ही बढ़े, लेकिन बढ़े तो का। तो एक्लिस जब वहां पे पहुंचेगा जहां पे कछुआ है, तो कछुआ 1 इंच आगे बढ़ चुका हो। अब कछुए को फिर से अकेले इसको पकड़ना है पहले, तभी तो उसे पार करेगा पकड़ने से पहले। तो कछुए को पकड़ने के लिए एटलीस्ट फिर उतना सा चलेगा, लेकिन कछुआ उतनी देर में और थोड़ा सा चल देगा। फिर एटलीस्ट फिर उसे पकड़ने के लिए वहां तक पहुंचेगा, इतनी देर में कछुआ फिर थोड़ा सा चल देगा। तो जब तक टाइम है कछुआ थोड़ी सी ही गति करे, लेकिन एक्विलिस से तो आगे ही रहेगा हमेशा। एक्विलिस कछुआ को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर मोमेंट की छोटे स्टेप में कछुआ थोड़ा सा सरक ही जाएगा कैसे ना कैसे करके। और एक्विलिस को उससे पहले वहां तक पहुंचना है कछुए को पार करने से। तो इस तरह से एक्विलिस कछुए को कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, तो गति हो ही नहीं सकती। क्योंकि गति होती तो एक्विलिस कछुए को पार कर जाए, इसका मतलब गति भ्रम है। इसका मतलब गति भ्रम है। एक और पैराडॉक्स है उसका, एरो पैराडॉक्स बोला जाता है उसे। वो कहता है कि मुझे यहाँ से एरो चलाना है और ये एक निशाना है जिस पर एरो को पहुंचना है, बाण को पहुंचना है। ठीक है, मैंने यहाँ से बाण छोड़ा, बाण यहाँ से चला। अब आप मुझे बताइए कि बाण यहाँ से चलने के बाद यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम कितना, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम जो होगा बाण को यहाँ से पहुंचने में, वो या तो कुछ सेकंड होगा, अगर आप टाइम को टूटा हुआ मानते हैं, टाइम को आप टुकड़ों में मानते हैं जैसे हमने सेकंड्स में तोड़ रखा है, अगर टाइम टुकड़ा नुमा है तब तो टुकड़ों में टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम को टुकड़ा नुमा नहीं मानते और आप ये मानते हो टाइम तो बिल्कुल सीधी एक ऑर्डर में, एक सीधा ऑर्डर, उसमें टुकड़े नहीं, वो सीधा बहता है, तो टाइम टूटा हुआ नहीं है। तो जब एरो यहाँ से चलेगा और टाइम टूटा हुआ है, और एरो को मान लो यहाँ से पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 5 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड का सबसे छोटा टाइम मान रहे हैं 1 सेकंड। ठीक है, तो हर 5 सेकंड में एरो अलग अलग जगह पर होगा।
एरो कहीं पर भी गति में नहीं, एरो पहली सेकंड में यहाँ होगा, क्योंकि जैसे हम टाइम टूटा हुआ मान रहे हैं, टाइम को दबा के टाइम को अलग करेंगे, एरोस्टैटिक कंडीशन में उस मोमेंट में यहाँ पे है, उस मोमेंट में यहाँ पे है, उस मोमेंट में यहाँ पे है, उस मोमेंट में यहाँ पे, उस मोमेंट में यहाँ पे। तो एरो हर मोमेंट में स्टैटिक, गति है ही नहीं, स्थिति सिद्ध हो रही है गति की वजह। टाइम बस उसको स्टैटिक कंडीशन दे दे रहा है, उठा के यहाँ से यहाँ रख दे रहा है, यहाँ से यहाँ रख दे रहा है, तो टाइम के अंदर जाता है, टाइम के टुकड़ों में है। लेकिन दूसरी कंडीशन, अगर हम टाइम को टुकड़ों में नहीं माने, टाइम को एक सीधा माने जो टुकड़ों में नहीं टूट सकता, तो उस कंडीशन में एरो को टाइम के अंदर, उसी टाइम के अंदर यहाँ तक पहुंचना है, टाइम टुकड़ों में नहीं है, तो एरो मोमेंट में नहीं हो सकता, एरो कंप्लीट टाइम में होगा। तो इसका मतलब एरो को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी में एक ही बार में होना होगा, तो टाइम टुकड़ों में नहीं है, टाइम तो एक है। तो एरो को यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाण को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही टाइम में होना होगा, यानी एरो को इतना लंबा होना होगा, यहाँ वहां धनुष से लेकर और निशाने तक। तो अगर एरो इतना लंबा होगा तो एरो तो एक ही हो गया, एरो तो वहां से वहां तक फैल गया, फिर वो स्टैटिक कंडीशन में आ गया, फिर से उसने गति नहीं की, तो गति फिर से ऐसी तो होती है। तो ऑल इन ऑल एरो के पैराडॉक्स से, या एक्विलिस और कछुए के पैराडॉक्स से, या आपके डिस्टेंस के पैराडॉक्स से एक ही सिद्ध करने की कोशिश की है जेनो ने, जो उसको ग्रुप पार्मेनाइड्स कहता था कि गति असंभव है, विभिन्नता असंभव है, इसलिए वास्तविक सत्ता एक ही तत्व है, वो परिवर्तित नहीं होता है, ये सारा परिवर्तन, ये सारी गति भ्रम, सत्य नहीं, सत्य केवल एक है, वो कभी परिवर्तनशील नहीं हो सकता, क्योंकि वो सत्य है, इसलिए उसे आगे कुछ विकसित होने की जरूरत नहीं। परिवर्तन तब चाहिए जब विकास की संभावना, जो कंप्लीट है अपने आप में, उसमें विकास की संभावना ढूंढना ही बेवकूफी। तो शंकर की तरह से ब्रह्म तो ब्रह्म है, और ये सारा जगत माया से दिखाई देता है, जगत है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म है, और वो एक जैसा है हमेशा। ये उत्पत्ति और विनाश परमात्मा है, जगत की उत्पत्ति या जगत का विनाश माया से उत्पन्न होता है, माया अनिर्वचनीय। शंकर उसे अनिर्वचनीय बोल देता है, यहाँ पे अनिर्वचनीय जैसी कोई चीज रामायण नहीं लेके आता, सीधा सीधा बोलता है जगत है ही नहीं, ये सब परमात्मा, उत्पन्न होता ही नहीं, ये उत्पत्ति और विनाश सब हमारा, वास्तविक सत्य वही है सब। तो ये था जेनो, और ये था सेकंड स्कूल ऑफ ग्रीक फिलोसफी, इट इज कॉल्ड एलियन। So, if you have any discussion, any question regarding this philosophy of Zeno or Parmenides or Melissus, or we have studied Pythagoras or Heraclitus, any query we can discuss, you can ask me. Is there any question? No. नो गुरु जी, नहीं समझ गए गुरु जी हम लोग। चलो, चलो खत्म करते हैं, अब कल दोबारा से करेंगे, ठीक है। और टाइम जी का जी गुरु थोड़ा जी। केयर करो, मुझे थोड़ी बहुत